नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 इंडियन एविडेंस एक्ट की। सेक्शन 14 को जब देखते हैं तो यहां एक बात स्पष्ट शुरू में ही कर दूं कि सेक्शन 14 ना सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बल्कि सेक्शन 14 को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इसके ही इलस्ट्रेशन के रूप में, इसके ही एक्सपेंशन के रूप में सेक्शन 15 भी साथ में आता है। शुरू करते हैं सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट को। सेक्शन 14 आखिर कहना क्या चाहता है? तो सेक्शन 14 स्टेट्स दैट द फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, रैशनेस, इल विल, गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्सन और शोइंग the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when existence of such state of mind or of bodily feeling or of body is in issue। अगर धारा 14 को देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो ये कुछ विशेष चीजों को यहां पर जो आपकी स्टेट ऑफ बॉडी को लेकर, बॉडीली फीलिंग को लेकर या स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के, जिसमें अगर बात इंटेंशन की आ रही है, रैशनेस की आ रही है, क्या कोई काम इलविल से किया गया है या गुडविल से किया गया है, नॉलेज है या नहीं, और ये सारा इंटेंशन, इलविल, गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्सन, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के संदर्भ में हो रही है। तो अगर वहां पर स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड इशू के रूप में निकल के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिलेवेंट हो जाएंगी सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहां पर इस सेक्शन के साथ दो एक्सप्लेनेशन भी अटैच की गई हैं और ये दोनों एक्सप्लेनेशन सेक्शन 14 के डायमेंशन को और क्लियर कर देती हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 स्टेट्स दैट ए फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी ए स्पेसिफिक वन, नॉट ऑफ ए जनरल नेचर। अगर एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़िए तो ये कहता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड को शो करने वाले फैक्ट हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नेचर के नहीं होने चाहिए। जैसे इसे एक एग्जांपल से आप समझिए कि ए इज चार्ज दैट ही शूट बी विद इंटेंशन टू किल बी। ए के ऊपर ये चार्ज लगा कि उसने बी की हत्या करने के इंटेंशन से बी के ऊपर फायर किया, गोली चलाई। ए फायर्ड अपॉन बी एट previous occasions are relevant। ए ने बी पर पहले भी गोलियां चलाई हैं, यह रिलेवेंट होगा क्योंकि यहां जो इंटेंशन दिखाया जा रहा है यह स्पेसिफिक है, बी के लिए है। बट ए फायर्ड सेवरल टाइम्स ऑन ए मॉब, लेकिन ए ने भीड़ पर कई बार गोलियां चलाई हैं, इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इट शोज द जनरल नेचर नॉट स्पेसिफिक वन as specified by explanation number 1। अब यहां पर देखिए, जब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 यह कहता है कि जो फैक्ट्स इंटेंशन शो कर रहे हैं उन्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब यहीं पर जरा कनेक्ट कर दीजिए सेक्शन 15 को साथ में लाकर। सेक्शन 15 में यह बात कि ए ने मॉब के ऊपर कई बार गोलियां चलाई हैं, ये बात सेक्शन 15 में रिलेवेंट हो जाएगी, ये दिखाने के लिए कि ए के द्वारा ये जो बार बार गोलियां चलाई जा रही हैं ये एक्सीडेंटल नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे, वहां पर ये रिलेवेंसी नहीं आएगी कि ए क्या इंटेंशन बी को किल करने का रहा। वहां पर ये बात आ जाएगी कि क्या ये बार बार जो गोलियां ए के द्वारा चल रही हैं ये इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। तो उसका जवाब ये आ जाएगा कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। तो इसलिए सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 1 के साथ ही आप सेक्शन 15 को मिला करके पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है दैट प्रीवियस कन्विक्शन मे बी प्रूव्ड इन सेकंड वन और द लेटर केस। अगर किसी व्यक्ति को प्रीवियस कन्विक्शन किया गया है, किसी मामले में उसे पहले सजा दी गई है, तो वो रिलेवेंट हो जाएगी बाद वाली केस में। क्यों रिलेवेंट हो जाएगी? क्योंकि उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इनहांस हो जाएगी। तो ये सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आता है। अब जरा सेक्शन 14 के एनालिसिस को समझिए। सेक्शन 14 में जो बेयर के जरिए बात निकल के आ रही है वो किन किन बातों को रिलेवेंसी दे रहे हैं? तो कहते हैं
कि स्टेट ऑफ माइंड की बात आ रही है, स्टेट ऑफ माइंड की बात आ रही है। अब इसी में देखिए क्या क्या आएगा, नॉलेज आ जाएगा, इसके बाद इलविल आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, इंटेंशन आ जाएगा, इंटेंशन, इलविल, नॉलेज, रैशनेस, गुड फेथ, टूवर्ड्स एनी पर्सन। ये सारी चीजें जो आनी चाहिए वो किसके लिए आनी चाहिए, टूवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये जनरल कैरेक्टर की हुई तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहेगा कि ये रिलेवेंट नहीं है, और अगर इसका रिलेवेंसी देने के लिए सेक्शन 14 में स्पेसिफिक पर्सन की ओर आना जरूरी है। या स्टेट ऑफ बॉडी, इसके साथ स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। तो अगर आप देखें सेक्शन 14 को एक्सप्लेनेशन के साथ मिलाकर, तो यहां यह बात स्पष्ट होगी कि ऐसे सारे फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहे हैं, अब माइंड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, मतलब किसी काम को करने का आपका इंटेंशन था या नहीं, नॉलेज थी या नहीं, इलविल था या गुडविल थी या रैशनेस थी, या आप उसके लिए किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के लिए किसी फैक्ट्स के लिए गुड फेथ है, स्टेट ऑफ बॉडी है, बॉडीली फीलिंग है। ये सारे फैक्ट अगर कहीं शो हो रहे हैं तो वो रिलेवेंट हो जाएंगे। इसके साथ 2 एक्सप्लेनेशन अटैच है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहेगा कि ये सारे फैक्ट तभी रिलेवेंट होंगे जब ये स्पेसिफिक नेचर के होंगे, जब ये स्पेसिफिक होंगे। इसका मतलब इसको जनरल नेचर में अगर बात जाएगी तो वो सेक्शन 14 में यहां पर रिलेवेंट नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन होगा, प्रीवियस कन्विक्शन को भी हम रिलेवेंसी दे रहे हैं, वो भी काम आएगा। कब, किसी लेटर केस में वो किस लिए काम आएगा, पनिशमेंट को इनहांस करने के काम में आएगा। अब यहां पर सेक्शन 14 को जरा समझिए। सेक्शन 14 ये कह रहा है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग को रिलेवेंसी दे रहा है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने स्टेट ऑफ माइंड को साबित करना, अपने बॉडी या बॉडीली फीलिंग के लिए एविडेंस देना इजी होता है। लेकिन जब आप किसी और व्यक्ति के, एक्यूज के, या मान लीजिए जो विक्टिम है उसके स्टेट ऑफ माइंड के लिए, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग के लिए जब आप एविडेंस देने की बात कर रहे हैं, उसको रिलेवेंसी देना चाहते हैं, तो निश्चित है कि आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर बेस करना पड़ेगा। यहां जो मेन जो फैक्ट्स निकल के आएंगे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के जरिए निकल के आएंगे। अब सेक्शन 14 को अगर आप समझना चाहें तो इसको स्पष्ट करने के लिए यहां 15 इलस्ट्रेशन दी गई हैं, जिसमें से जो इलस्ट्रेशन ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेकर के मैंने आपके सामने डिस्कस किया। एक एक करके देखते हैं। पहली इलस्ट्रेशन कहती है कि ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग दैट सच थिंग्स टू बी स्टोलन। इट इज प्रूव दैट he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen goods are relevant. ए के ऊपर ये चार्ज लगा कि वो ये जानते हुए कि सामान चोरी के हैं, वो उसे रखे हुए हैं, वो उसे रिसीव करते हैं। और यहां एक बात ये भी निकल के आई कि ए के ऊपर ये पहले से प्रूव है कि उसके पास बहुत सारे इन पोजीशन, उसके पोजीशन में बहुत सारे चोरी के सामान हैं। तो ये रिलेवेंट हो जाएगा किसके लिए, क्या शो करेगा, नॉलेज शो करेगा। क्या नॉलेज शो करेगा कि ए को ये नॉलेज है कि ये जो भी सामान है ये चोरी के हैं। दूसरे इलस्ट्रेशन पे आते हैं। ए फाइल ए केस अगेंस्ट बी। ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया फॉर डैमेज डन बाय द डॉग ऑफ बी विच बी नो टू बी फेरोशियस। जिसे बी जानता है कि वो काटने वाला कुत्ता है, वो काटता है। द फैक्ट दैट डॉग हैज प्रीवियसली बाइटिंग एक्स वाई एंड जेड एंड दे कंप्लेन टू बी आर रिलेवेंट। कुत्ते ने एक्स वाई जेड को पहले भी काटा है और उन्होंने
इस संदर्भ में कंप्लेन कर रखी है, इसका मतलब है कि ये भी नॉलेज शो कर रहा है कि यहां बी को ये नॉलेज है कि जो कुत्ता है उसका वो फेरोशियस है। नंबर नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन अगर डी की बात करें तो ये एक केस के ऊपर आधारित है। केस का नाम है गिब्सन वर्सेस हंटर। जो केस का है गिब्सन वर्सेस हंटर। यहां ए इज चार्ज दैट ही एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फिक्टिशियस नेम। ए के ऊपर इस केस में ये चार्ज लगा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज में आप चेक देख लीजिए, विनिमय पर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, हुंडी हो सकती है, आपका कोई चेक हो सकता है, वो उसे फिक्टिशियस नेम में क्या करते हैं, धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। Here A several time accepted other bill of exchange in fictitious name। इसके पहले भी ये बहुत बार बिल ऑफ एक्सचेंज को फिक्टिशियस नेम्स में एक्सेप्ट कर चुके हैं। यहां कोर्ट ने कहा कि ये रिलेवेंट होगा। इसके बाद आते हैं, एक केस आती है शीन वर्सेस बमस्टीड। शीन वर्सेस Bumstead, where A filed a case against B for the losses which he suffered due to insolvency of C, who has been represented as a solvent by B। A ने B के ऊपर यह मुकदमा फाइल किया कि उसे नुकसान हुआ है। B ने C नाम के आदमी को बताया कि वो सॉल्वेंट है, जबकि वास्तव में वो इनसॉल्वेंट था। Here opinion of neighbors who also treated C as a solvent held relevant to show that B have a good intention or good faith। यहां पर यह बात निकल के आई कि जो नेबरहुड है वो भी C को सॉल्वेंट समझते रहे। तो अगर नेबरहुड भी C को सॉल्वेंट ही समझ रहे हैं, तो अगर B ने भी C को सॉल्वेंट समझा है तो इसमें कहीं गलती नहीं है, यह उसका गुड फेथ है या उसका गुड इंटेंशन है। यहां कहीं भी उसके ओर से मैलाफाइड इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। केस का नाम है शीन वर्सेस बमस्टेड। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ए इज एक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इंप्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। ए के ऊपर यह आरोप लगा कि उसने बी के खिलाफ कुछ ऐसे मटेरियल पब्लिश किए हैं जिससे बी के रेपुटेशन को इंजरी कॉज हो रही है। द फैक्ट दैट ए प्रीवियसली पब्लिश सम आर्टिकल्स अगेंस्ट बी। ए इसके पहले भी बी के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर चुका है। यह दिखाने के लिए क्या दिखाने के लिए रिलेवेंट हो जाएंगे कि ए का बी के प्रति इल विल है। अब यहीं पर रुकिए, यहां पर कहता है बट ऑन द अदर हैंड इफ ए फाइल्स कंप्लेन एट एवरी सच पब्लिकेशंस दैट ही डिड नॉट पब्लिश सच आर्टिकल्स आल्सो रिलेवेंट टू शो हिज गुड फेथ। अब एक तरफ एग्जांपल आता है कि ये पहले भी आर्टिकल्स पब्लिश कर चुका है, इल विल दिखाने के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन जितनी बार ये आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं, अगर उतनी बार ए ने कंप्लेन फाइल की है कि वो आर्टिकल उसने पब्लिश नहीं कराई है, तो ये फैक्ट ये दिखाने के लिए रिलेवेंट हो जाएंगे कि वहां ए का गुड फेथ है, ए का कहीं भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रूएलिटी टुवर्ड्स बी हिज वाइफ। यहां पर यह प्रश्न उठा कि क्या ए अपनी पत्नी बी के प्रति क्रूएल्टी के लिए लायबल है। एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स। अब क्रूएल्टी जिस समय की जाने की बात की जा रही है, उसके थोड़ा पहले, उस समय के दौरान और उसके थोड़े बाद उन पक्षकारों की जो फीलिंग्स होगी वो रिलेवेंट हो जाएगी। ये फीलिंग ये दिखाने के लिए रिलेवेंट हो जाएगी कि क्या ए बी के प्रति क्रूएल रहा या नहीं रहा। Expression of their feelings towards each other shortly before or after such cruelty are relevant facts। और ये क्या दिखाएंगे, ये स्टेट ऑफ बॉडी की बात कर रहा है, ये स्टेट ऑफ बॉडी के लिए रिलेवेंसी दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक इसमें और इंपॉर्टेंट केस आती है, केस का नाम है
एवर्सन वर्सेस लॉर्ड किनियार्ड। एवर्सन वर्सेस लॉर्ड किनियार्ड। क्या हुआ इस केस में? यहां एक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आई, वेयर ए इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन बाय हस्बैंड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ बाय स्टेटिंग दैट शी हैव ए गुड हेल्थ कंडीशन। आफ्टर द डेथ ऑफ द वाइफ, द प्लांटिफ demanded payment, which was refused on the ground that she was not in a good health condition. Here the statement of the wife that she was not well and she would not live beyond 10 days held relevant. यहां केस में, एवर्सन वाले केस में हुआ ये कि एक पति ने पत्नी के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ये दिखाते हुए कि उसकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी है, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी। पत्नी का जब देहांत हो जाता है तो वो क्लेम मांगने जाते हैं। यहां पत्नी की ओर से जो पत्नी से लोग मिलने जाते थे, उसमें एक व्यक्ति को ये स्टेटमेंट दिया गया था कि उसकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है और वो 10 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। अब इस स्टेटमेंट को रिलेवेंट माना गया कि स्टेट ऑफ बॉडी जो थी उसके लिए उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, उस पत्नी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट रिलेवेंट मान लिया गया सेक्शन 14 में, और पति का जो क्लेम था उसे कैंसिल कर दिया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इतनी बातें रही सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने वाले फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। एविडेंस के अपने लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सेक्शन 15 को लेकर के होगा। सेक्शन 15 अगर एक तरह से कहें तो सेक्शन 14 का ही एक एक्सपेंशन है कि बार बार अगर एक ही जैसे काम हो रहे हैं, एक व्यक्ति जो है जिस घर में गया, जिस घर में रहा, जिस घर का उसने इंश्योरेंस कराया, वो सारे घर जल गए, वो सारे ही घर जल गए। और एक व्यक्ति ने पता चला कि अपनी पत्नी के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली और जितनी बार उसने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली वो सारी पत्नियां एक ही तरीके से मर गईं या उसके जीवन काल में ही मर गईं। तो ये प्रश्न उठेगा, ये नहीं प्रश्न उठेगा कि क्या पति ने उन पत्नियों का कत्ल किया या नहीं, लेकिन ये बात जरूर उठेगी कि क्या ये सारे घरों का जलना या सारी पत्नियों का मरना एक्सीडेंटल है? आंसर होगा नहीं। तो ये इसको एनालिसिस लेकर सेक्शन 15 में आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।